हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि लास्ट क्लास से मैंने राजस्थान असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पेपर को डिस्कस करना शुरू किया था और आज ये होगा नेक्स्ट सेशन ऑफ राजस्थान असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। सो आइए शुरू करते हैं कल के बाद पढ़े हुए नेक्स्ट क्वेश्चन से। दैट मीन्स 44 नंबर का क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करना शुरू करना है, बिकॉज 43 तो मैंने कल आपको बता ही दिया था। सो 44 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आइए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में है एग्री सिल्वीकल्चर रेफर्स टू। तो आप सभी को बता दूं कि एग्री डेफिनेटली मतलब होता है क्रॉप से रिलेटेड, और सिल्वीकल्चर या सिल्वी जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू ट्रीज। सो ऑब्वियसली बात है, इसमें आंसर डेफिनेटली क्या होने वाला है, एग्री सिल्वीकल्चर रेफर्स टू क्रॉप्स प्लस ट्रीज, यानी क्रॉप्स के साथ साथ ट्रीज को भी ग्रो करना इज नोन एज एग्री सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच क्रॉप इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड फाइबर बोथ। इनमें से कौन सा क्रॉप है जो ऑयल और फाइबर दोनों के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। कैस्टर, जूट, मेस्टा एंड लिंसिड, and obviously everybody must be knowing that the answer will be linseed. लिंसिड के फाइबर को, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। लिंसिड के फाइबर को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो वी कॉल इट एज फ्लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सॉइल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। 46 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है द एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज। दिए गए ऑप्शंस में से सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आइए पहले ये तो जान लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और उसके बाद उन्हें एक्टिव और पैसिव में डिवाइड कर देंगे और फाइनली हमारे पास आंसर होगा। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व में पहला नाम है Cl यानी कि क्लाइमेट, O यानी कि ऑर्गेनिज्म जिसे आप बायोस्फीयर भी कह सकते हो, R यानी कि रिलीफ, R स्टैंड्स फॉर रिलीफ, इसके बाद P यानी कि पेरेंट मटेरियल एंड द लास्ट इज T यानी कि टाइम। सो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे सॉइल फॉर्मेशन के। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो लास्ट के 3 फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, रिलीफ, parent material and time, these 3 factors are passive factors of soil formation, यानी definitely हमारा आंसर हो जाएगा climate and organism which is also known as biosphere। हालांकि organism और biosphere के मीनिंग में डिफरेंस है, बट organisms को भी हम इसी फैक्टर के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। आई होप आप सभी के पास आंसर अभी आ गया है और आपको एक्टिव फैक्टर के साथ साथ पैसिव फैक्टर्स के नाम भी मैंने बता दिए। 47 नंबर का क्वेश्चन मैं कहूंगी बहुत ही कंफ्यूजिंग है उन बच्चों के लिए जो हड़बड़ी में किसी क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे होंगे तो पूछा गया है डायग्नोस्टिक सब सरफेस होराइजन। बच्चा पता नहीं क्यों एग्जाम प्रेशर में पढ़ देता है और उसको सरफेस होराइजन, सब सरफेस ना पढ़ के सरफेस होराइजन पढ़ के आंसर मार्क करके आ जाता है एपिपेडॉन, और फाइनली उसे पता चलता है आंसर की देखने के बाद कि उसने आंसर गलत किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे सरफेस होराइजन नहीं पूछा गया है बल्कि पूछा गया है सब सरफेस होराइजन। सो इसका आंसर विल बी एंडोपेडॉन, और वहीं अगर पूछा गया होता डायग्नोस्टिक सरफेस होराइजन तब डेफिनेटली आंसर क्या हो जाता, एपिपेडॉन। Next, coming to salt affected soils of the arid zone are classified under which soil order? Altisol, spodosols, मॉलीसोल्स या एरिडीसोल्स। तो इसका आंसर तो काफी इजी है, बिना पढ़े भी अगर आप दिमाग लगाते तो बन जाता एरिडीसोल्स। नेक्स्ट कमिंग टू 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किस चीज के फिक्सेशन को कम करता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ किस तत्व के स्थिरीकरण को कम करता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर फास्फोरस के फिक्सेशन को काफी हद तक कम करने की क्षमता रखता है। सो द आंसर विल बी फास्फोरस। 50 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर इन प्लांट्स कॉजेज व्हिच डिजीज, डाईबैक, खायरा, विपटेल या अर्ली ब्लाइट।
तो भाई खायरा तो जिंक की कमी से होता है, विप्टेल होता है मॉलिब्डेनम की कमी से, अर्ली ब्लाइट तो फंगस से होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो फाइनली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज डायबैक डिजीज। सो द आंसर विल बी डायबैक डिजीज। नेक्स्ट आ जाते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन पे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सॉइल साइंस। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु गेव द DTPA एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डिटर्मिनेशन मेथड इन सॉइल। याद रखने वाला क्वेश्चन है कि किन्होंने इस मेथड को दिया था। सो द आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, इट विल बी लिंडसे एंड नॉर्वेल 1978। कमिंग टू 52 नंबर का क्वेश्चन, विच वन इज अ नॉन एडिबल ऑयल केक। ध्यान रखिएगा, नॉन एडिबल पूछा है, कोकोनट, रेपसीड एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट या कैस्टर। आंसर विल बी कैस्टर का ऑयल केक। नेक्स्ट 53 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, which autotroph microorganism derives its energy from the oxidation of inorganic compounds। इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एनर्जी डराइव करने के लिए किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी केमिकल्स, हम केमिकल्स में ही ऑब्वियसली बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो द आंसर विल बी कीमो ऑटोट्रॉफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कमिंग टू, अच्छा फोटो ऑटोट्रॉफ्स की भी बात कर लूं मैं, तो फोटोट्रॉफ्स अपने एनर्जी को लेने के लिए लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फोटो ऑटोट्रॉफ्स द वन हु यूज लाइट एनर्जी, एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट कमिंग टू 54th नंबर का क्वेश्चन, जिप्सम इज यूज्ड फॉर द रिक्लामेशन ऑफ विच सॉइल टाइप। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चों ध्यान देना कि जिप्सम को कभी भी एसिडिक सॉइल में नहीं डाला जाता है। वो इसीलिए बिकॉज जिप्सम को अगर आप एसिडिक सॉइल में डाल देंगे तो उल्टा वो एसिडिटी बढ़ा देता है। सो ध्यान रखेंगे दैट एसिडिक सॉइल का रिक्लामेशन करना है तो लाइन, ये क्वेश्चन तो पेटेंट क्वेश्चन हो चुका, आता ही आता है। यहां पर पूछ रहा है जिप्सम किस तरह के सॉइल्स के रिक्लामेशन में यूज करेंगे, तो एसिडिक तो होने से रहा। आंसर विल बी सोडिक सॉइल्स, रिमेंबर दिस। Next coming to which of the following soil has the highest total porosity। तो आंसर यहां पर हो जाएगा clay loamy soil। 56 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, tensiometer is used to measure soil moisture content up to which soil moisture tension। यानी हमारा जो टेंसियोमीटर है, जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करता है, कि कितने तक का सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजर करने की क्षमता रखता है। आंसर बताने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कमेंट करके मैसेज करके जरूर बताएं कि टेंसियोमीटर की डिस्कवरी किन्होंने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और दूसरा क्वेश्चन, कि टेंसियोमीटर को और किस नाम से जाना जाता है। फिलहाल यहां का आंसर बता दूं, 0.85 एटमॉस्फेयर टेंशन। नेक्स्ट कमिंग टू 57 नंबर का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लैंड ग्रेडिंग, यहां पर एक कीवर्ड है लैंड ग्रेडिंग। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि लैंड ग्रेडिंग का मतलब होता है लैंड लेवलिंग। लैंड ग्रेडिंग इज नथिंग बट व्हाट, इट इज लैंड लेवलिंग। लैंड लेवलिंग को ही लैंड ग्रेडिंग भी बोलते हैं। लैंड ग्रेडिंग के लिए हमें किस तरह की इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए, शर्त ये भी बोला गया है कि लैंड ग्रेडिंग के लिए एनिमल पावर को यूज करना है, और जो फील्ड का साइज है जहां पर आपको लैंड ग्रेडिंग करनी है वो स्मॉल से मीडियम साइज वाली हो। सो द आंसर विल बी बक स्क्रैपर। क्या आंसर हो जाएगा, बक स्क्रैपर। अनदर वेरी न्यू क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने भी किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में या किसी भी छत्तीसगढ़ में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखा होगा। सो प्लीज इसे याद रख लीजिए। इसीलिए हमें अलग अलग पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट हमें ओवरऑल आइडिया मिले कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है एग्रीकल्चर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। टू मेजर कंपैरेटिवली हाई डिस्चार्ज फ्लो इन एन इरिगेशन चैनल और अ वेल आउटलेट एट द सोर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज द बेस्ट सूटेड। तो अगर मैं सार बताऊं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन बड़ा जरूर है बट बड़ा आसान है, कि आपको डिस्चार्ज मेजर करना है, और डिस्चार्ज को हमेशा डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से, और बड़ा डिस्चार्ज हाई डिस्चार्ज फ्लो मेजर करना है, वो भी स्मॉल या मीडियम डिस्चार्ज नहीं।
तो आप किस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज करेंगे? आंसर विल बी रेक्टेंगुलर वियर। जो मेरे पास क्लासेस कर रहे हैं, आप में से सभी बैचेस में ऑलमोस्ट मैंने रेक्टेंगुलर वियर से डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये डिस्कस किया हुआ है। कमिंग टू 59 नंबर का क्वेश्चन, नया क्वेश्चन और इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज हमारे भी सिलेबस में वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस है जहां पे हमें पंप्स वगैरह पढ़ने हैं। और पंप को जब हम पढ़ते हैं बच्चों, तो एक बड़ा कॉमन सा शब्द आता है पंप्स में, विच इज हेड। ये हेड एक्चुअली है क्या, बहुत जरूरी है जानना, बिकॉज यहां इस क्वेश्चन में भी हेड के बारे में बोला गया है। हेड क्या होता है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि पंप का काम है पानी को एक ऊंचाई तक लिफ्ट करना, किसी जगह से पानी को ऊंचाई तक लिफ्ट करना, किसी जगह पर पहुंचाना जो कि हाइट पर है। और आप समझ पाते होंगे कि पंप जो है, जब वो पानी को कहीं एक पर्टिकुलर पोजीशन से एक हाइट पर पहुंचाता है, तो वो ग्रेविटी के विरुद्ध काम कर रहा होता है। तो पंप में हेड का मतलब होता है वो हाइट, जिस हाइट तक पंप पानी को पहुंचाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी के विरुद्ध काम करते हुए, दैट हाइट इज नोन एज हेड। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ पंप डिस्चार्जेस द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिगार्डलेस ऑफ द हेड अगेंस्ट विच दे ऑपरेट? सेंट्रीफ्यूगल पंप, वर्टिकल टर्बाइन पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप या सबमर्सिबल पंप? सो द आंसर विल बी रेसिप्रोकेटिंग पंप। 60 नंबर का क्वेश्चन तो भाई बहुत ही आसान है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो बड़ी खुशी की बात है, सभी बच्चे जानते भी हैं। डैश इज अ सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन इन व्हीट? आंसर विल बी डेफिनेटली नोरिन 10, याद रखिएगा। डी जियोबुजन राइस में है, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं।